हमारी YouTube वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। कृपया कर हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को 13वें मुग़ल सम्राट के जीवन की सारी जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मिर्ज़ा नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह 13वें मुग़ल सम्राट थे, जिन्होंने 1719 से 1748 तक शासन किया था। मोहम्मद शाह के बारे में और जानने से पहले हम पिछले दो मुग़ल सम्राटों के बारे में जानेंगे। रफ़ी उस शान के सबसे छोटे बेटे और अजीम उस शान के भतीजे मिर्ज़ा रफ़ी उद दरजात 11वें मुग़ल सम्राट थे। उन्हें बरहा के सैयद भाइयों द्वारा सिंहासन पर रखा गया था जब उन्होंने पिछले सम्राट फारूक सियार को मार डाला था और खुद को राजा निर्माता बना लिया था। 6 जून 1719 को 3 महीने और 6 दिनों के शासनकाल के बाद उन्हें गद्दी से हटा दिया गया था। शाहजहां द्वितीय 1719 में एक संक्षिप्त अवधि के लिए 12वें मुग़ल सम्राट थे। उन्होंने उस वर्ष अपने अल्पकालिक भाई रफ़ी उद दरजात का स्थान लिया। उन्होंने 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक शासन किया। अपने भाई की तरह वह तपेदिक से मर गए और उन्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह में दफनाया गया था। 13वें मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह बहादुर शाह प्रथम के चौथे बेटे खुजिस्ता अख्तर के पुत्र थे। बरहा के सैयद भाइयों द्वारा चुने जाने के बाद वह 16 साल की छोटी उम्र में उनकी सख्त देखरेख में सिंहासन पर चढ़ गए। बाद में उन्होंने आसफ जाह प्रथम की मदद से उनसे छुटकारा पा लिया। सैयद हुसैन अली खान की 1720 में फतेहपुर सिकरी में हत्या कर दी गई और सैयद हसन अली खान बरहा को 1722 में घातक रूप से जहर दिया गया था। उनका शासन 29 सितंबर 1719 को मोहम्मद शाह को अबू अल फतह नासिरुद्दीन रोशन अख्तर मोहम्मद शाह की उपाधि दी गई थी और लाल किले में बैठाया गया था। मुगल ग्रैंड विजियर सैयद हसन अली खान बरहा और उनके भाई मुगल कमांडर और प्रमुख सैयद हुसैन अली खान बरहा अच्छी तरह से जानते थे कि आसफ जाह प्रथम और उनके साथी ज़ैनुद्दीन अहमद खान उनके प्रशासन को भंग करने का इरादा रखते थे। सैयद ब्रदर्स ने जल्दी से एक प्रिंस मोहम्मद इब्राहिम को नामित किया, जिन्होंने खुद को मुगल सम्राट घोषित किया, लेकिन उन्हें 13 नवंबर 1720 को युवा मोहम्मद शाह के नए वफादारों द्वारा जल्दी से हरा दिया गया था। 9 अक्टूबर 1720 को सबसे कुलीन मुगल सेना के कमांडर और प्रमुख सैयद हुसैन अली खान बरहा की टोबा भीम में उनके शिविर में हत्या कर दी गई थी। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने अपनी सेनाओं की सीधी कमान संभाली। 21 फरवरी 1722 को मोहम्मद शाह ने आसफ जाह प्रथम को ग्रैंड विजियर की रूप में नियुक्त किया। उन्होंने मोहम्मद शाह को अकबर की तरह सतर्क और औरंगजेब की तरह बहादुर रहने की सलाह दी। जब आसफ जाह को एहसास हुआ कि वह सम्राट द्वारा पसंद नहीं किए गए थे, तो उन्होंने दक्कन लौटने का फैसला किया। आसफ जाह प्रथम ने ग्रैंड विजियर के रूप में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुबरीज खान बरहा सैयदों का एक पूर्व सहयोगी था, जिसे मोहम्मद शाह ने आसफ जाह प्रथम को मारने के लिए नियुक्त किया था। मुबरीज खान की पारंपरिक कमजोरियों का लाभ उठाते हुए आसफ जाह प्रथम ने शकर खेड़ा की लड़ाई के दौरान अपने प्रतिद्वंदियों को हराया और समाप्त कर दिया। आसफ जाह प्रथम ने 1725 में हैदराबाद के निजाम की स्थापना की। चूंकि उत्तरी भारत का मुगल दरबार निजामुल मुल्क के प्रति शत्रुतापूर्ण था और उनकी स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास करता था, निजाम ने सम्राट के इरादों से खुद को बचाने के लिए मराठों को मालवा और साम्राज्य के उत्तरी भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। मराठा सेना को अपना मानने वाले निजाम का कहना है कि उन्होंने मासिर निजामी में मराठों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। मोहम्मद शाह ने अतः अपने 3 अयोग्य सलाहकारों को हटाने के बाद राजनेता का कौशल सीखा। 1739 में फारस के नादेर शाह ने मुगलों के धन और कमजोरी से आकर्षित होकर कंधार के पास अपनी पूर्वी सीमाओं पर विद्रोह का फायदा उठाया और गजनी, काबुल, लाहौर और सिंध पर कब्जा करने वाले मुगल साम्राज्य के खिलाफ एक अभियान शुरू किया।
फिर वह मोहम्मद शाह के खिलाफ आगे बढ़े और करनाल की लड़ाई में उन्हें हराया। 1748 में अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी ने मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। लाहौर में शाहनवाज खान की हार के बाद उनके उत्तराधिकारी अहमद शाह बहादुर, ग्रैंड विजियर कमरुद्दीन खान और उनके बेटे मोइनुल मुल्क उर्फ मीर मन्नू, इंतजामुद्दौला और सफर जंग को 75,000 लोगों के साथ भेजा गया था। मणिपुर की लड़ाई में दुर्रानी के 12,000 लोग हार गए थे और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था। पूरे मुगल साम्राज्य में इस घटना के लिए बहुत खुशी हुई थी। उर्दू लोगों के बीच अपने शासनकाल के दौरान अधिक लोकप्रिय हो गई और उन्होंने फारसी की जगह इसे दरबारी भाषा घोषित कर दिया। मुहम्मद शाह के शासनकाल के दौरान कव्वाली को मुगल शाही दरबार में फिर से पेश किया गया और यह जल्दी से पूरे दक्षिण एशिया में फैल गया। मोहम्मद शाह को मकतब जैसे शिक्षा के लिए धार्मिक संस्थानों की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है। उनके शासनकाल के दौरान कुरान का पहली बार सरल फारसी और उर्दू में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा उनके शासनकाल के दौरान औपचारिक तुर्क पोशाक, जो आमतौर पर उच्च मुगल कुलीनों द्वारा पहनी जाती थी क्योंकि मुगल मूल रूप से समरकंद से थे, को शेरवानी द्वारा बदल दिया गया था। वह प्रदर्शन कला के संरक्षक थे। सम्राट ने कला को प्रोत्साहित किया, जिसमें निधामल और चितरमन जैसे मास्टर कलाकारों को नियुक्त किया गया था, जिनके जीवंत चित्रों में अदालत के जीवन की दृश्यों को दर्शाया गया है, जैसे कि होली समारोह, शिकार और हॉकिंग। उस समय के मुगल दरबार में नेमत खान, जिन्हें सदारंग के नाम से भी जाना जाता था, और उनके भतीजे फिरोज खान जैसे संगीतकार थे, जिनकी रचनाओं ने ख्याल के संगीत रूप को लोकप्रिय बनाया। नेमत खान ने अपने शिष्यों के लिए ख्याल की रचना की और उन्होंने कभी ख्याल नहीं किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत का यह प्रमुख घटक मोहम्मद शाह के दरबार में विकसित हुआ, चढ़ गया और रियासत संरक्षण प्राप्त किया। उनके शासनकाल के दौरान जिज-ए-मोहम्मद शाही के रूप में जाने जाने वाले एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कार्य वर्ष 1727 और 1735 के बीच अंबर के जय सिंह द्वितीय द्वारा पूरा किया गया था। इसमें 400 पृष्ठ शामिल थे। 1725 में गुजरात का राज्यपाल पद सरबुलंद खान को हस्तांतरित कर दिया गया था। मुगल सम्राट के अधिकार से क्रोधित मराठों ने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन सरबुलंद खान और उनकी सेनाओं द्वारा मार्गित किया गया। वर्ष 1737 में हैदराबाद के निजाम आसफ जाह प्रथम ने भोपाल के नवाब यार मोहम्मद खान बहादुर की सहायता के लिए एक बड़ी मुगल सेना का नेतृत्व किया, लेकिन इसके बजाय बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में 80,000 मराठों द्वारा भोपाल शहर के अंदर घेर लिया गया था। भोपाल की लड़ाई तब तक जारी रही जब तक कि सफरजंग और उनके राहत बलों को मल्हार राव होलकर ने खदेड़ नहीं दिया। निम्नलिखित शांति वार्ताओं के साथ आसफ जाह प्रथम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह द्वारा अनुमोदित शांति संधि के लिए सहमत हुए, जिसने मालवा को मराठों को प्रदान किया। बाजीराव प्रथम और उनके मराठा दक्षिण पूर्व भागकर बदशपुर चले गए, जहां उन्होंने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के साथ पत्राचार किया, जिन्होंने मालवा को मराठों को सौंपने पर सहमति व्यक्त करके शांति की पुष्टि की। मुगल साम्राज्य की वफादार सहायक नदियों में मीनाक्षी थी, जो डिंडीगुल किले में मदुरै नायकों की रानी थी। उन्होंने मराठों के खिलाफ कर्नाटक में कई बार मुगल सेनाओं की सहायता की थी। 13 फरवरी 1739 को सैन्य प्रतिभा नादर शाह के तहत फारसियों ने अफशरीदों के कमांडर पूर्व सफवीद वंश को हटा दिया था। फिर फारस के कट्टर प्रतिद्वंदी ओटोमन साम्राज्य को कई बार हराया था और इसीलिए पश्चिमी मोर्चे को सुरक्षित किया था। अब उनकी नजर अमीर मुगल साम्राज्य की ओर मुड़ गई थी। मई 1738 में उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान पर हमला किया। उसी महीने उन्होंने गजनी पर कब्जा कर लिया। जून में उन्होंने काबुल पर कब्जा कर लिया और सितंबर में जलालाबाद भी उनके कब्जे में आ गया।
नवंबर में उन्होंने पेशावर के किले को घेर लिया और खैबर दर्रे की लड़ाई के बाद इसे जमीन पर गिरा दिया। अंत में जनवरी 1739 में उन्होंने मुगल वाइसरॉय ज़कारिया खान बहादुर और उनके 25,000 कुलीन सोवरों की सेनाओं को पूरी तरह से वश में करने के बाद लाहौर पर कब्जा कर लिया। चिनाब नदी के किनारे अफशरीद सेनाओं को जल्द ही सिख विद्रोहियों के समूहों का सामना करना पड़ा, जिनके बारे में नादर शाह ने भविष्यवाणी की थी कि उनके आक्रमण के बाद उन्हें स्पष्ट रूप से लाभ होगा। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का मानना था कि करनाल की लड़ाई के तरह दिन बाद 26 फरवरी को अफशारीद शिविरों में नादर शाह के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने दिल्ली के गेट की चाबियां सौंपी और नादर शाह के साथ बंदी के रूप में दिल्ली तक मार्च किया, जिसे तब पूरी तरह से लूट लिया गया था। सबसे पहले दोनों सम्राटों के बीच चीजें सौहार्दपूर्ण थी। हालांकि पूरी दिल्ली में अफवाह फैल गई कि नादर शाह की हत्या कर दी गई थी। जनता ने फारसी बल पर हमला किया और कुछ सैनिकों को मार डाला। नादर शाह ने क्रोधित होकर आबादी का नरसंहार करने का आदेश दिया। सम्राट और आसफ जाह प्रथम को नादर शाह से दया की भीख मांगनी पड़ी और इस तरह उन्होंने नरसंहार को रोक दिया और मुगल खजाने को लूटने की ओर मुड़ गए। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, दरियाए नूर हीरा और अकल्पनीय धन लूट लिया गया। इसके अलावा हाथी, घोड़े और पसंद की जाने वाली हर चीज ली गई थी। मोहम्मद शाह को अपनी बेटी जहान अफराज बानो बेगम को नादर शाह के सबसे छोटे बेटे के लिए दुल्हन के रूप में सौंपना पड़ा। पूरी घटना के बाद मोहम्मद शाह को 12 मई को नादर शाह द्वारा स्वयं सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था और उन्होंने सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्र को नादेर शाह को सौंप दिया। हालांकि सिंध के कलहोरा नवाबों ने हमलावर अफशरीदों से लड़ना जारी रखा। नादेर शाह ने तब और अन्य उपरोक्त प्रसिद्ध खजाने ले लिए और वह और उनकी फारसी सेनाएं फारस लौटने लगी। मोहम्मद शाह की 4 पत्नियां थी और उनके शासनकाल के दौरान कई सिक्के ढाले गए थे। 1748 में मणिपुर की लड़ाई के दौरान मुगल सेना की जीत भारी कीमत के साथ हुई, क्योंकि कई युद्ध में गिर गए थे। प्रारंभ में इसे गुप्त रखा गया। हालांकि जब यह खबर मुगल सम्राट मोहम्मद शाह तक पहुंची तो वह बोल नहीं सके। खबर सुनने के बाद वह अचानक बीमार हो गए और 3 दिनों तक अपने अपार्टमेंट से बाहर नहीं आए। इस अवधि के दौरान उन्होंने रोजे रखे थे। उनके पहरेदारों ने उन्हें जोर जोर से रोते हुए और यह कहते हुए सुना कि मैं उसके जैसा वफादार व्यक्ति को कैसे ला सकता हूँ। यहाँ कमरुद्दीन खान के बारे में बात हो रही है। 26 अप्रैल 1748 को दुख के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके अंतिम संस्कार में मक्का से आने वाले इमामों ने भाग लिया था। मोहम्मद शाह का मकबरा निजामुद्दीन दरगाह परिसर के भीतर एक बाड़े में स्थित है। डीडी नेशनल पर प्रसारित 2010 की ऐतिहासिक टीवी श्रृंखला महाराजा रंजीत सिंह में मोहम्मद शाह के चरित्र को ऋषिकेश शर्मा द्वारा चित्रित किया गया है। तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।